तीन जादुई नारियल के पेड़। सोहनपुर गांव में ठाकुर वीरेंद्र प्रताप रहता था। वो बहुत पैसे वाला था और वो बहुत दयालु किस्म का आदमी था। वो गरीबों की बहुत मदद करता था। उसके पास तीन जादुई नारियल के पेड़ थे जो कि उसने अपने गांव के बाहर लगा रखे थे। एक नारियल का पेड़ सोने के नारियल देता था और दूसरा नारियल का पेड़ पैसे देता था और तीसरा नारियल का पेड़ अलग अलग तरह के फल देता था। ठाकुर वीरेंद्र प्रताप चौहानपुर गांव का मुखिया भी था, पर अब बेचारा ठाकुर वीरेंद्र प्रताप बूढ़ा हो गया था। उसकी सेहत अब ठीक नहीं रहती थी। ठाकुर वीरेंद्र प्रताप के तीन बेटे थे। सबसे बड़े बेटे का नाम सुंदर, जो बहुत बुद्धिमान और चतुर था, पर सुंदर आलसी बहुत था। दूसरे बेटे का नाम सुशील था। वो भी सुंदर से कम नहीं था। उसकी चतुराई से भी हर कोई वाकिफ था। और सबसे छोटे बेटे का नाम सुलभ। सुलभ बहुत मासूम था और बुद्धिमान भी इतना नहीं था, पर सुलभ आलसी नहीं था। वो वीरेंद्र प्रताप की किसी भी बात को नहीं टालता था। ठाकुर वीरेंद्र प्रताप इसी चिंता में था कि आखिर वो उसका वारिस किसको बनाकर जाए। वो चाहता था कि वारिस वही बने जो इसके लायक हो, उसकी धन संपत्ति और तीन जादुई नारियल पेड़ों का सदुपयोग करे। एक दिन रात को वो विचार में मग्न था कि आखिर कैसे अच्छा वारिस ढूंढा जाए। अगली सुबह हुई और वीरेंद्र ने अपने तीनों पुत्रों को बुलाया और अपने बागीचे में लगे तीनों जादुई नारियल के पेड़ों के पास ले गया और कहा, देखो बेटा, जैसा तुम्हें भी पता है कि आजकल मेरी सेहत कुछ अच्छी नहीं रहती, इसलिए मैं अपना वारिस ढूंढ रहा हूँ जो मेरी धन संपत्ति और इन तीनों जादुई नारियल के पेड़ों का सदुपयोग करे। तुम तीनों मेरे लिए समान हो, इसलिए मैं आज से तुम्हारी एक परीक्षा लूंगा। जो उस परीक्षा में सफल हो जाएगा वही मेरा वारिस बनेगा। वीरेंद्र प्रताप कहता है, मैं तुम तीनों को एक एक पेड़ दे रहा हूँ और एक एक इलाका दे रहा हूँ। तुम तीनों के पास 1 महीना है। तुम तीनों को 1 महीने तक इन पेड़ों का सदुपयोग करके इनसे जनता की भलाई करनी है। और जब तुम इन पेड़ों के पास जाकर कहोगे, सुन पेड़ भाई, कर लोगों की भलाई, तो ये अपने आप फल देने लगेगा। और इन पेड़ों का अगर दुरुपयोग हुआ तो ये पेड़ अपना अपना फल देना बंद कर देंगे। अब मैं 1 महीने के लिए गांव से बाहर जा रहा हूँ और ये गांव वाले तुम्हें सौंप रहा हूँ। और ठीक 1 महीने बाद आऊंगा और देखूंगा कि तुम में से किसने लोगों की भलाई सबसे अच्छी करी है। मैं नहीं जानता तुम ये सब कैसे करोगे। ये सब तुम्हें अपनी बुद्धिमानी के प्रयोग से करना है। क्या तुम तीनों इस परीक्षा के लिए तैयार हो? तीनों बेटे एक स्वर में कहते हैं, जी पिताजी, आप फिक्र मत कीजिए, हम आपकी परीक्षा में सफल होकर ही आएंगे। सबसे बड़ा बेटा सुंदर मन ही मन सोचता है, ये परीक्षा तो मैं ही पास करके आऊंगा और गांव का मुखिया बनूंगा। आखिर मेरे में कमी क्या है? ये दोनों तो मूर्ख ठहरे। दूसरा बेटा सुशील मन ही मन सोचता है, आखिर वो तो पिताजी को ही पता है कि मुखिया कौन बनेगा। मुखिया बनने के लिए योग्य सिर्फ मैं ही हूँ। मैं सुंदर भैया से किसी काम में कम नहीं हूँ और सुलभ तो इस परीक्षा में कहीं है ही नहीं। सुलभ मन ही मन सोचता है, पिताजी ने यह परीक्षा रखवा कर अच्छा किया। चलो, हमें भी अब थोड़ा मदद करने का पुण्य मिलेगा। वीरेंद्र सिंह बड़े बेटे सुंदर को सोने के नारियल वाला पेड़ दे देता है। फिर दूसरे बेटे सुशील को नारियल के पैसे वाला पेड़ दे देता है और सबसे छोटे बेटे सुलभ को तरह तरह के फल देने वाले नारियल का पेड़ दे देता है और कहता है, ठीक है बच्चों, अब मैं चलता हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम तीनों के साथ है। ऐसा कहकर वीरेंद्र प्रताप गांव से निकल जाता है। अगली सुबह होती है। तीनों बेटे अपने अपने पेड़ के पास चले जाते हैं। सुंदर सोने के नारियल वाले पेड़ के पास जाता है और सोचने लगता है कि अब लोगों की भलाई मैं इससे कैसे करूं। वो पेड़ के पास जाता है और कहता है, सुन पेड़ भाई, कर लोगों की भलाई। इतने में ही पेड़ से सोने के नारियल निकलने लगते हैं। सुंदर उन नारियल को सुबह सोने की दुकानों पर बेच देता है, पर जैसे ही पैसे आते हैं वो सोचता है, मैं लोगों की भलाई तो बाद में ही कर सकता हूँ, अभी क्यों ना ये पैसे मैं खुद पर खर्च कर लूँ। ऐसा सोचकर वो उन पैसों से खुद के लिए शराब खरीद लेता है। वहीं दूसरा बेटा सुशील पैसे देने वाले नारियल के पेड़ के पास जाता है और कहता है, सुन पेड़ भाई, कर लोगों की भलाई। उसके पास भी बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। सुशील उन पैसों को बांटने के बजाय उन पैसों को लोगों को उधार देने लग जाता है। वो मन ही मन सोचता है, आखिर मैं मदद कर ही तो रहा हूँ, यही तो लोगों की भलाई है। अब मैं पिताजी की तरह मूर्ख नहीं जो इन पैसों को ऐसे ही लुटा दूं। वहीं तीसरा बेटा सुलभ तरह तरह के फल देने वाले पेड़ के पास जाता है। वो सोचता है, इस गांव में ऐसे बहुत से लोग हैं
जो एक दिन का भोजन भी नहीं जुटा पाते हैं, उनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। फिर सुलभ पेड़ के पास जाता है और कहता है, सुन पेड़ भाई, कर लोगों की भलाई। इतना कहते ही पेड़ से तरह तरह के फल निकलने लगते हैं। सुलभ उन फलों को गरीबों में बांट देता है। सुलभ अब रोज ऐसा ही करने लगा। वो पेड़ के पास जाता, मंत्र पढ़ता और उसमें से जो फल निकलते वो उन फलों को गरीबों में बांट देता। उसे लोग बहुत दुआ देकर जाते। वहीं सुंदर तो बहुत शराबी हो गया और उस पेड़ से जो भी सोने के नारियल निकलते उनको बेचकर शराब पी लेता था। उसकी सेहत भी अब बहुत खराब हो गई थी। दूसरा बेटा सुशील, वो तो मानो गरीबों की मदद करने के बजाय उन पर जुल्म ढाने लगा था। सुशील पैसे तो दे देता, पर अगर किसी ने उसके पैसे वापस देने में देरी कर दी तो उनको मारता पीटता, उन पर जुल्म करता था। ऐसे ही धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। ठीक 1 महीने बाद ठाकुर वीरेंद्र प्रताप गांव लौटता है। वो बहुत उत्सुक रहता है क्योंकि उसे आज पता चलने वाला था कि उसका वारिस कौन है। वो सोच रहा होता है कि मेरे तीनों बेटे ने कमाल कर दिया होगा, गांव में तो रंगत होगी। वीरेंद्र सबसे पहले सुंदर के इलाके में जाता है। वो वहाँ बाहर लोगों से पता करता है तो उसे मालूम पड़ता है कि सुंदर कभी इस इलाके में आया ही नहीं। वो तो सिर्फ शराब पीकर एक जगह पड़ा रहता है। अपने बड़े बेटे के बारे में ऐसी बातें सुनकर वीरेंद्र को बहुत धक्का लगता है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका सबसे बड़ा बेटा सुंदर इतना बुरा नाम कमाएगा। खैर, फिर वो अपने दूसरे बेटे सुशील के इलाके में जाता है। वहाँ जाकर तो वो चौंक जाता है। सुशील इलाके में तो आता था, पर वो सिर्फ वसूली करने के लिए। सुशील के नाम से गांव वाले लोग बहुत डरते थे। उसका नाम सुनकर ही कांपने लग जाते थे। अपने बेटे के बारे में ऐसी बातें सुनकर वीरेंद्र को बहुत दुख होता है। वीरेंद्र वहाँ से आगे बढ़ता है और सुलभ के इलाके में जाता है और वो वहाँ देखता है कि सुलभ के इलाके में खुशहाली है। लोग मस्ती से अपना काम कर रहे हैं और सुलभ को दुआएं दे रहे हैं। सुलभ की तारीफ सुनकर वीरेंद्र का मन बहुत खुश होता है। वीरेंद्र फिर सीधा अपने घर जाता है और अपने तीनों बेटों को अपने कक्ष में बुलाता है। तीनों बेटे वीरेंद्र के पास जाते हैं। सुंदर और सुशील शाबाश। नहीं पिताजी, मैंने ये सब वारिस बनने के लिए नहीं किया। मैंने ये सिर्फ लोगों की भलाई के लिए किया। और जब मेरे बड़े भाई सुंदर हैं तो उनके रहते मैं वारिस नहीं बनना चाहता। वाह बेटे वाह, तुम तो बेशकीमती हीरा निकले। तुम्हारी सोच को तो तुम्हारे पिता नमन करते हैं। तुम इस परीक्षा में पास हुए हो, इसलिए असली वारिस तुम ही हो बेटा। ऐसा कहकर वीरेंद्र सुलभ को गले लगा लेता है और अगले ही दिन सभी गांव वालों के सामने सुलभ को अपना वारिस और नया मुखिया घोषित कर देता है।